हाय फ्रेंड्स, रॉकी लॉ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। तो सेक्शन 9 में बताया गया है सेशन कोर्ट के बारे में। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज अपन बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 में क्या मेंशन है? सेक्शन 9 में मेंशन है कि सेशन कोर्ट के बारे में मेंशन है। तो आज अपन सेक्शन 9 को देखने से पहले एक बार रिव्यू देख लेते हैं सेक्शन 8 का। और सेक्शन 8 में क्या बताया गया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया, अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहते हैं। तो इसमें बताया कि द स्टेट गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन डिसाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात राज्य सरकार ही उस राज्य की राज्य सरकार ही क्या करेगी, किस क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करना है, वहां की राज्य सरकारें ही ये निश्चित करती है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें कि मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहते हैं। तो जिस क्षेत्र या फिर टाउन या फिर सिटी की जनसंख्या क्या हो, 10 लाख से ऊपर हो, उस क्षेत्र या सिटी या नगरी को गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है। तो नगर को इसमें देखिए कि नगर इनको मेट्रोपॉलिटन घोषित कर सकती है जब इनकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक होती है। तो इस स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट उस क्षेत्र या क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन घोषित कर सकती है। तो आप सभी को पता चल गया कि उस क्षेत्र को क्या कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को 3 पावर्स दे रखी है। पहली पावर क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड, उस राज्य की सीमाओं में क्या कर सकती है? एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंड कर सकती है। एक्सटेंड से अर्थ है कि वहां की सीमाओं को बढ़ा सकती है। सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर कि एंड रेड्यूस, यानी उस राज्य की सीमाओं में कमी कर सकती है, अर्थात वो उस राज्य की सीमा कम कर सकती है। यह भी अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपना इंटरफेयर नहीं करेगी। तो सेक्शन 8 में यही बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहते हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट या फिर नॉर्मल एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि 3 पावर्स दे रखी हैं। पहली पावर है कि वहां की सीमाओं में क्या कर सकती है? बढ़ोतरी कर सकती है। सेकंड पावर है रेड्यूस, वहां की उस राज्य की सीमाओं में कमी कर सकती है। और थर्ड है बात आती है कि वहां की सीमाओं में पूर्ण रूप से परिवर्तन भी कर सकती है, अर्थात द पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड आफ्टर, यानी कि वहां की जो क्षेत्र की सीमाओं में पूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है। तो वो अपने अपने सेक्शंस की बात करते हैं कि अपना सेक्शन आते हैं अपने सेक्शन पर। सेक्शन 9 में बताया गया है सेशन कोर्ट के बारे में, अर्थात सेशन न्यायालय के बारे में। तो इसमें अपन बात करेंगे 5 सब सेक्शन की बात करेंगे। तो 5 सबसेक्शन में सबसे पहला सबसेक्शन इसका है कि एस्टेब्लिशमेंट, यानी सेशन कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात इसमें बताया गया है कि सेशन कोर्ट की स्थापना, अर्थात सेशन कोर्ट की स्थापना कौन से सब सेक्शन में है? सेक्शन 9 के सब सेक्शन फर्स्ट में सेशन कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना के बारे में बताया गया है। सेकंड सबसेक्शन में बताया गया है अपॉइंटमेंट, अर्थात नियुक्ति। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार राज्य में सेशन न्यायालय की स्थापना से पहले उच्च न्यायालय से परामर्श लेती है, और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्य सरकार राज्य में सेशन न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। सेकंड है और सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेकंड नहीं इसी के अंदर है, और सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। ध्यान रखना, नोटिस कर लेना, सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा ही की जाती है। अब इसमें सेकंड बात आती है अधिकारिता, अर्थात ज्यूरिडिक्शन।
जुरिडिक्शन किसे कहते हैं, जुरी व्यवस्था अर्थात जुरिडिक्शन किसे कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि कोर्ट अपनी अधिकारिता या शक्तियों को कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक न्यायालय की शक्ति विभाजित की हुई होती है, क्योंकि कोई भी न्यायालय बहुत बड़े क्षेत्र में तो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसे एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है। तो उस एरिया के अंदर क्या है कि ये वह अपनी जो किसी भी विधि द्वारा प्रदत्त उसको जो शक्तियां हैं उसको वह यूज कर सकता है। इससे ही जुरिडिक्शन कहते हैं, यानी कि अधिकारिता कहते हैं। इसके भीतर संहिता के अधीन कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कैन यूज इट्स पावर, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश मुख्य सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें तीसरी बात कौन सी आती है वो देखते हैं। थर्ड बात इसमें है कि सिटिंग अर्थात बैठक, यह न्यायाधीश वहां पर बैठेंगे जहां पर सेशन या अपर या सहायक सेशन न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो इसमें फोर्थ बात आती है कि डिस्पोजल यानी त्वरित निस्तारण। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी कोर्ट के समक्ष या सेशन न्यायाधीश के समक्ष कोई भी अर्जेंट मामला आ जाता है जिसको त्वरित बहुत ही जल्दी जो सेशन न्यायाधीश जल्दी निर्णय देना होता है, और मान लीजिए जो सेशन न्यायाधीश महोदय है वह उस दिन छुट्टी पर है, लीव पर है, तो उसका निस्तारण करने की शक्ति किसे दी जाती है। मान लीजिए सेशन न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर है तो और अर्जेंट डिस्पोजल मामला आ गया है, अर्जेंट डिस्पोजल करना है, तो ऐसी स्थिति में से मान लीजिए सेशन न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर है अर्थात सेशन जज छुट्टी पर है। इसमें तो फिर मान लीजिए सेशन न्यायाधीश ऐसी स्थिति में लीव पर है, जो अर्जेंट मामला है उसका निस्तारण एडिशनल सेशन जज करेगा। अगर एडिशनल सेशन जज भी छुट्टी पर है तो उस स्थिति में असिस्टेंट सेशन जज उस त्वरित या जल्दी वाले मामले का निस्तारण करेगा। अगर वह भी छुट्टी पर है तो सीजेम साहब अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका निस्तारण करेगा। लेकिन जो मुख्य सेशन न्यायाधीश है उनकी शक्तियों का प्रयोग सीजेम साहब और जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तक ही कर सकता है, अदर कोई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। यह इस सेक्शन में बताया गया है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 10 के बारे में। 10 की परिभाषा है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ ए असिस्टेंट सेशन जज अर्थात सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, अर्थात सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। इसमें 3 सबसेक्शन दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यह ध्यान रखना है कि सहायक सेशन अर्थात सबॉर्डिनेशन जो भी न्यायाधीश होते हैं सबॉर्डिनेट वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो इसमें 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन है कि सबॉर्डिनेशन अधीनस्था अर्थात कौन सा मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट कार्य करेगा, वही है जो पहले प्रोसेस थी कि सेशन जज नहीं होगा तो असिस्टेंट सेशन जज, तो वही प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। कि इसमें बताया गया है कि असिस्टेंट सेशन जज सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, यानी सेशन जज के अधीनता के अंदर उसका सहायक सेशन जज काम करेगा, वही है। अब इसका वर्क देख लेते हैं अर्थात इनके कार्य क्या क्या है। सेकंड में बताया गया है वर्क के बारे में। तो इसके अंदर यह कहा गया है कि सेशन जज के जो अधीनस्थ कार्य करेगा उनके बारे में जो नियम बनाने की शक्ति है कि वे किस प्रकार से कार्य करेंगे या फिर
कार्य का वितरण करेंगे कि उनके पास किस तरह के केस होंगे, किस प्रकार से ट्रांसफ़र होकर उनके पास केस आएंगे। तो ये सभी कार्य के वितरण के बारे में जो शक्ति दी गई है वह असिस्टेंट सेशन न्यायाधीशों के संबंध में वह सेशन न्यायाधीश को दी गई है। अब इसमें एक बात और बताती है कि ऐसे मान लीजिए कि प्रेजेंस यानी नॉन प्रेजेंस, इसमें यही दे रखा है कि अनुपस्थिति, जब सेशन न्यायाधीश अपनी यथार्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं, अर्थात अपने कार्य के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं, अपना वर्क नहीं करते हैं, अनुपस्थित हो रहेंगे, तो उसका पद कौन संभालेगा। लेकिन यह चर्चा अपना सेक्शन जो 9 के 5 में कर चुके हैं, इसको नहीं दोबारा दोहराएंगे। अब अपन आगे बात करेंगे कि इसमें नॉन प्रेजेंट वही है कि एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ कि आप भूल गए होंगे कि इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए सेशन जज छुट्टी पर होगा तो उसका असिस्टेंट सेशन जज ऐसा कार्य, उसका जो भी कार्यभार होगा असिस्टेंट सेशन जज संभालेगा। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, भी मैंने पिछले अभी जो इसमें बताया गया था सेक्शन जो 10 था वो 9 था, उसमें अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 11 में बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय किसे कहते हैं, किसके क्या क्या कौन से सब सेक्शन है, किस प्रकार से स्थापना होती है, नियुक्ति, शक्तियाँ क्या क्या है, इन सभी की अपन परिचर्चा के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 11 में देखते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसमें 3 सबसेक्शन दिए गए हैं और अपन तो और अपन जुडिशियल न्यायालय की भी बात करें तो सबसे पहले न्यायालय की स्थापना की जाती है, फिर उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, फिर उसमें उसकी शक्तियां प्रदान की जाती है। नॉर्मली बात सभी को पता है कि सबसे पहले न्यायालय की स्थापना होगी, फिर उसमें न्यायालय के कि स्थापना होगी तो उसके बाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद में जो न्यायाधीश हैं उनके जो भी शक्तियाँ या अर्थात पावर्स दी जाएंगी, ये सभी कार्य किए जाते हैं। तो इसमें 3 सबसेक्शन है। पहला है एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना, सेकंड है अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति, और थर्ड बात आती है शक्तियाँ। तो सबसे पहले आता है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं अर्थात कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थापना देखते हैं। जो फर्स्ट बात है इसमें स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। तो इस एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है कि राज्य सरकार ही जुडिशियल कोर्ट की स्थापना करती है, लेकिन राज्य सरकार राज्य में न्यायालय की स्थापना से पहले उच्च न्यायालय से परामर्श लेती है। परामर्श लेने के पश्चात ही राज्य सरकार जुडिशियल न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी कि सबसे पहले उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो परमिशन होती है वो लिखित परमिशन के बाद ही उस न्यायालय की स्थापना करती है। अब नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति भी जुडिशियल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक तरीके से किसके द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के आदेशों के द्वारा ही जुडिशियल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट के अनुमति के बिना वहाँ पे न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो सकती। अब तीसरी बात आती है पावर्स अर्थात शक्तियों का आवंटन भी उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 बताता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके बारे में बात करता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इनको शक्तियां कैसे दी जाती है और इनको किस खंड में या उपखंड में नियुक्त किया जाएगा। ये इत्यादि चर्चा हम सेक्शन 12 में वैसे कर चुके हैं कि यानी कि एक तरीके से बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके बारे में बात करता है कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, इनकी शक्तियां किस प्रकार होती है। यह सभी अपन बात कर चुके हैं कि नियुक्ति उच्च न्यायालय के यथार्थ परामर्श से, यथार्थ अपॉइंटमेंट कुछ परामर्श से होता है,
और नियुक्ति उच्च न्यायालय ही करता है, और जो स्थापना है वह स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। यह सभी अपन उस एक सेक्शन 12 में देख चुके, सॉरी सेक्शन 10, 9, 10, 11 में देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 में इसमें 3 सब सेक्शन है। तो 3 सब सेक्शन है। तो पहला सब सेक्शन देखते हैं, इन एवरी district not being a metropolitan area, the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate। यानी कि प्रत्येक जिले में मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर, तो उसमें यह कहना चाह रहा है कि प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को नियुक्त करेगा। किसके रूप में? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में। यानी कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, उसे ही नियुक्त करेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में। सेकंड सबसेक्शन में बताया कि द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and such magistrate shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under the code or under any other law for the time being in force as the high court may direct। यानी कि इस मजिस्ट्रेट के पास कैसी पावर होगी? जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वह उसको एडिशनल चीफ जुडिशियल के रूप में नियुक्त कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। और उनके पास सारी पावर होगी जो एक चीफ जुडिशियल के पास होती है। या फिर उस समय जो भी कानून होगा उसके अनुसार जो पावर होगी उसके पास ही होगी। इसमें थर्ड बात आती है कि द हाई कोर्ट डिसिगेटेड एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन ऑफ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज एक्वेशन। इसमें यह कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है और रिलीफ कर सकता है या सारी जिम्मेदारियों से, और फिर उसे जहां पर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा वहां उस पर उसको वो पावर मिलेगी। तो आज अपन सेक्शन 12 तक देखेंगे और अब अपन रिवाइज नहीं कराएंगे बाकी सेक्शंस, क्योंकि अब अपने पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो अब अपन सेक्शन 69 तक बात कर ली थी अपन ने, जो क्लास चल रही थी मेन क्लास के अंदर। तो अब अपन जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो सेक्शन 70 से बात करेंगे। अर्थात सेक्शन 70 में वारंट से संबंधित मामलों के बारे में बताया गया है। समन से संबंधित अपन ने देख लिया था। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 70 से लेकर 81 तक वारंट से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।